बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अब स्टडी कर लो यूट्यूब चैनल और मैं आपका टीचर MZK। लें जी, आज मैं एक और वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। अगर आपने अगर पिछली इसकी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपका अंदाज़ा होगा हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज मेरे हाथ में डोगर टेस्ट मास्टर की लेटेस्ट अप टू डेट है, जो कि हेल्पफुल होगी। लेक्चरशिप की गाइडलाइन है ये कॉमर्स वालों के लिए। जो लोग कॉमर्स के किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली लेक्चरार की, PPSC के अंडर आ सकती हैं या इंडिया के अंदर UPSC में भी MCQs ही आते हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। अगर आपको इस बुक का रिव्यू चाहिए तो आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर वो भी मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। लेकिन जी, आज हमने जो उनसे पेज से शुरू कर रहे हैं वो है पेज नंबर 147। ये मनी पोर्शन है। इसके MCQs को देखेंगे, करेक्ट आंसर को देखेंगे और कौन सा इसका करेक्ट आंसर क्यों नहीं है इसके लॉजिक्स भी देखेंगे, और दरमियान में जो जो से मुश्किल कंसेप्ट आएंगे उसकी वजाहत मैं आपको साथ साथ अपने पेपर के ऊपर वजाहत भी करता रहूँगा, ताकि उस तरह का कोई भी MCQs आए आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। बोले जी, हम शुरू करते हैं। पहले MCQs लिखा हुआ जी, बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ। क्या कह रहे हैं जी? बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए बार्टर सिस्टम होता क्या है। लेकिन आपको पता है कि जब मनी इन्वेंट नहीं था हुआ, जो हमारे आजकल के पेपर मनी हम यूज़ कर रहे हैं, वो जब मार्केट वजूद में नहीं थी आई, लोग गोल्ड के साथ चीज़ें खरीदा बेचा करते थे। लेकिन अगर हम उससे भी पुराने ज़माने की बात करें, तब ये हुआ करता था, कोई बंदा गंदम उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, कोई मोची है तो कोई बाल काटता है, तो क्या होता था, जिसके पास चावल है वो गंदम वाले से एक्सचेंज कर लिया करता था, और मोची वाला किसी गंदम वाले को कहता था मैं तुम्हारे बाल काट देता हूँ और मैं तुम्हारे जूते सिलाई कर देता हूँ, तुम जो हो मुझे गंदम दे दो। ठीक है, इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। कह रहे हैं बार्टर सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता है? बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ, किस चीज़ की एक्सचेंज है? गुड्स की, ऑप्शन नंबर ए। बी लिखा हुआ है सर्विसेज की, सी नंबर पे लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज की, और ऑप्शन नंबर पे डी लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूज ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने भी इसकी वजाहत की है, क्योंकि इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को बगैर पैसों के आपस में एक्सचेंज किया जाता था। 2 नंबर जी हम चलते हैं। अच्छा, एक आपको पता है मेरे YouTube चैनल की हैसियत ये है कि अगर आपको किसी भी MCQs में या किसी भी न्यूमेरिकल में जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड है, आप वो मुझे सेंड करें, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा और आपको शेयर कर दूंगा। और कोई MCQs अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिखें या मुझे मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स कर दें, आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा जी, आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मेटेलिक मनी। क्या कह रहे हैं जी? वट आर द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मेटेलिक। मेटेलिक कहते हैं मटेरियल को, कि ऐसी कौन सी किस्म है, जो नीचे ऑप्शन दी है कि जिसके जो मेटेलिक नहीं है। पहले नंबर पे लिखा जी रिप्रेजेंटेटिव मनी, दूसरे नंबर पे हमें कह रहा है फुल बॉडीड मनी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टोकन मनी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मनी कितनी तरह की है, उसके अलावा मनी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद मेटेलिक मनी की कौन कौन सी किस्में हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले नंबर पर जो लिखा है ये रिप्रेजेंटेटिव मनी। ये रिप्रेजेंटेटिव मनी एक पेपर मनी की एक किस्म है, ये हमारे पास मेटेलिक मनी नहीं है। फुल बॉडीड मनी ये मटेरियल को कहते हैं, टोकन मनी ये सिक्कों को कहते हैं। नॉन ऑफ दीज, ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ये वाहद ऐसी किस्म है जो कि पेपर मनी की किस्म है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। इधर है जी मेरा रजिस्टर, ताकि आपको हेल्पफुल हो, कंप्लीट आप लोग स्टडी कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले देखिएगा मनी जो हमारे पास है, मनी की टाइप्स कितनी हैं। मनी की हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं। पहले को हम कहते हैं जी मेटेलिक मनी, दूसरे को हम कहते हैं जी पेपर मनी, तीसरे को हम यहाँ पे कहते हैं जी क्रेडिट मनी। ये 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, किस्में हैं, जो कि आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगी।
मेटालिक मनी में कौन कौन सी मनी आती है जी? मेटालिक मनी एक ऐसी मनी होती है जो कि गोल्ड से बनी होती है, ठीक है जी, सिल्वर से बनी होती है, या कॉपर से बनी होगी, या किसी और धातु से बनी हुई है, ठीक है, वो मेटालिक मनी कहलाती है। मेटालिक मनी के बारे में ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो अगर कहीं पे लफ्ज़ मिल जाए आपको टोकन मनी, तो वो भी मेटालिक मनी है, क्योंकि टोकन यहाँ पर सिक्कों को कहा जा रहा है। और एक और हमारे पास है जी फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी जो है वो भी मेटालिक मनी की ही किस्म है। अगर हम पेपर मनी की किस्मों की बात करते हैं, इसके अंदर पहले नंबर पे वही है जो अभी हमें मिली थी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, ठीक है। इसके अंदर ही दूसरी हमारे पास हमें पेपर मनी के अंदर मिल जाएगी किस्म। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पेपर नोट, जो आजकल हम नोट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास चेक्स इसके अंदर आ जाएंगे उसकी किस्म। इस तरह की और भी काफ़ी सारी किस्में हैं जो आपने अपने याद रखनी है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्रेडिट मनी आ जाती है, यानी कि वो वाली मनी जो क्रेडिट क्रिएट करती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हमारे क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे, वो बैंक के कोई ओवरड्राफ्ट आ जाएंगे, कोई प्रोमिसरी नोट्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे इस किस्म में आते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है मनी की टाइप्स कितनी है और कौन सी मनी को हम क्या कहते हैं। वापस चलते हैं जी किताब की तरफ। आगे हमें वो क्या कह रहा है, पेपर मनी इंक्लूड्स। पेपर मनी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स है, मैंने भी आपको बताया था कि पेपर मनी में रिप्रेजेंटेटिव मनी है, पेपर मनी है, कोई अगर कोई नोट्स हैं, अभी हम बताते हैं, और भी आपको डिफरेंट नेम यहाँ को देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे लिखा है बैंक नोट, दूसरे नंबर पे लिखा है जी बैंक मनी, तीसरे नंबर पे क्रेडिट मनी, एंड पे लिखा हुआ है ऑल। इसका करेक्ट आंसर है ऑल, क्योंकि पेपर मनी में ये सारे ऑप्शन भी शामिल हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर पहले आपको बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे, आप इसको साथ नोट कर लें। पेपर मनी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, बैंक नोट शामिल है, इसके अंदर बैंक की मनी शामिल है, और क्रेडिट मनी इसमें के अंदर शामिल है, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैंने तो क्रेडिट मनी अलहदा एक एग्जांपल दी, एक टाइप बनाई, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट मनी की आगे बहुत सारी किस्में हैं कि क्रेडिट मनी किस तरह की है, ठीक है। उसके अंदर डेबिट नोट आ जाएगा, क्रेडिट नोट आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, और भी काफ़ी सारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एज अ मनी अब तो मार्केट के अंदर जो है वो बिटकॉइन वगैरह भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी किसी ना किसी तरह से आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है, वो भी एक किस्म बन जाएगी चौथी। तो डिफरेंट किस्में हैं, लेकिन ये तीन किस्में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा व्हाट वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर PIN। PIN के लिए कौन कौन से हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। पहला ऑप्शन है जी करंट ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरेज ऑफ करंट ईयर प्राइस, एवरेज ऑफ, तीसरा ऑप्शन है एवरेज ऑफ बेस ईयर प्राइस, ठीक है। अब PN को मैंने आगे बढ़ा आने वाले MCQ में बड़े वजाहत से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है B और C, यानी कि ऑप्शन नंबर D, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसकी वजाहत के लिए आप आगे वीडियो को देखते रहे, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे हमारे पास है विच वन इज़ नॉट द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर पैसे की मिकदार बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन इस वक्त कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ों के रेट बढ़े हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, ठीक है। आपने इसके अंदर दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है जी। जब भी आपके मुल्क में इन्फ्लेशन होती है तो उससे होता क्या जी, इन्फ्लेशन की वजह से मनी की जो क्वांटिटी है मार्केट में, मनी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, लोगों की चीज़ों को खरीदने की सकत, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ज़्यादा चाहिए होती है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। डीपर इंशाल्लाह आगे देखते हैं, इन्फ्लेशन भी आपको आगे मिल जाएगा। अब इसकी वजूहात क्या होती है जी इन्फ्लेशन को। पहले नंबर पे ऑप्शन में लिखा है जी पॉपुलेशन। क्या लोगों के बढ़ने की वजह से मुल्क के अंदर महंगाई हो सकती है? हो सकती है जी, ज़रूर हो सकती है। देखें, अगर
اس ملک کی آبادی 5 کروڑ ہے کسی ملک کی اور بعد میں وہ 10 کروڑ ہو جاتی ہے، تو ان کو 10 کروڑ کو کھانا کھلانے کے لیے حکومت کے پاس زیادہ ریسورسز ہونے چاہیے۔ اسی طرح جس طرح سے ایک والدین کے جو بچے ہیں وہ ایک ہو آسانی سے فیڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کے سب کا اسکول کالج کا خرچہ اور ساری باتیں بکس، تو ملک میں انفلیشن ہوتا ہے۔ انفلیشن کس طرح ہوگا؟ پاپولیشن بڑھے گی، چیزوں کو ڈیمانڈ کریں گے، جب چیزوں کی سپلائی کم ہوگی تو آٹومیٹکلی ملک کے اندر انفلیشن ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ لکھا جی بجٹ سرپلس۔ بجٹ سرپلس میں نے جب انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کی تیاری کرائی تھی وہاں پہ ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا، لیکن یہاں پہ تھوڑی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے بجٹ سرپلس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کا جو بجٹ ہے اس کے اندر پیسے زیادہ ہمارے پاس بچ رہے ہیں، ہمارے سارے خرچے نکال کر، اور جو اینڈ پہ پیسے بچ رہے ہیں وہ زیادہ بچ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جی مور انویسٹمنٹ، ہمیں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور ڈی نمبر آپشن میں ان میں سے کوئی بھی آپشن نہیں ہے جی۔ اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ دیکھیں، کویشچن کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ وچ ون از ناٹ دا کاز، وہ پوچھ رہے ہیں کون سا کاز نہیں ہے، یہ ذرا فوکس کیجیے گا، کاز نہیں ہے۔ اس کے اندر پاپولیشن کاز ہے، مور انویسٹمنٹ کاز ہے، لیکن یہ جو آپشن نمبر بی ہے بجٹ سرپلس، یہ کاز نہیں ہے انفلیشن کا، اس لیے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بی، جس کو ہم کہتے ہیں بجٹ سرپلس۔ MCQ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا جی انفلیشن کین بی کنٹرول بائی، کہہ رہے جی انفلیشن کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے بہت ساری ٹیکنیکس ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان انفلیشن پر قابو پانے کے لیے ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیک کو فالو کرتی ہے، تو آپ وہ انفلیشن کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا علیحدہ۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ کہہ رہا ہے جی ریڈیوسنگ ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے کہ ملک کے اندر آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کتنی ہو رہی ہے، ایکسپورٹ اور کتنی ہو رہی ہے آپ کی امپورٹس، ان دونوں کے اندر اگر کوئی گیپ ہے، یعنی کہ ہم ملک کے اندر سے چیزیں بنا کر باہر کے ملک میں کم بیچ رہے ہیں اور وہاں سے منگوا زیادہ رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ آپشن نمبر بی ہے جی ریڈیوسنگ امپورٹس، یعنی ملک کے اندر جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں ان کی تعداد کم کر دو، کیا اس سے انفلیشن کنٹرول ہو سکتی ہے؟ سی نمبر میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے ریڈیوسنگ ورلڈ پرائزز، یعنی کہ دنیا کے اندر چیزوں کی پرائزز کم کر دیں تو کیا اس سے انفلیشن کنٹرول ہو جائے گی؟ آپشن نمبر ڈی ہے جی بوتھ اے اینڈ بی۔ اس کے کریکٹ آنسر دیکھتے ہیں۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے جی ریڈیوسنگ ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ ریڈیوسنگ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور امپورٹ کو کم سے کم کرنا ہے۔ آپ لوگ بعض لوگ ہوں گے جو بی کو کریکٹ مان کر اس کے اوپر نشان لگا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ آپ نے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ منیمائز کرنا ہے، کم سے کم کرنا ہے۔ آگے جی آپشن نمبر سی ہے، ہم MCQ نمبر سی ہے، کہہ رہے جی اکنامک ایکٹیویٹی از مور ان، جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اکنامک کہتے ہیں معاشی کو، جو معاشی ایکٹیویٹی ہے از مور ان، کب زیادہ ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پہ کہہ رہا ہے ڈپریشن میں، پھر دوسرے نمبر پہ آپشن ہے ریسیشن میں، تیسرے پہ ہمیں کہہ رہا ہے بوم میں، اور چوتھے میں ہمیں کہہ رہا ہے ریکوری اینڈ بوم میں۔ اب یہ جو سارے نام ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جی، اس کو ہم کہتے ہیں بزنس سائیکل، ٹھیک ہے، اور بزنس سائیکل کا دوسرا ہمارے پاس نام ہوتا ہے جی اکانومی کا سائیکل، اکانومی سائیکل، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیا ہے۔ اس کا ایک گراف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میں نے یہاں بنایا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ کو سامنے اب نظر آ رہا ہے جی اکنامک سائیکل، یا اسے ہم ٹریڈ سائیکل یا بزنس سائیکل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اوور آل مارکیٹ کے اندر جو اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے اس کو بتاتا ہے۔ یہ اس مارکیٹ کا جو گراف ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ سب سے پہلے مارکیٹ آپ کی پیک پہ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ڈکلائن کی طرف جاری ہوتی ہے اور یہ پھر سے اوپر کی طرف جاتی ہے اور یہ نیچے آ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ ویو کی طرح اوپر نیچے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بوم کنڈیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بوم کے اندر کیا ہوتا ہے جی، ملک کے اندر آپ کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، میکسیمم ہوتی ہے، فل کیپیسٹی پہ ہوتی ہے، امپلائمنٹ لوگوں کو میکسیمم مل رہی ہوتی ہے، فل مل رہی ہوتی ہے، آپ کا جو پروڈکشن ہے وہ پروڈکشن بھی فل ہوتی ہے، یعنی کہ ملک کے اندر خوشحالی ہو رہی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے فل بوم کی کنڈیشن میں۔ اگر میں ترقی یافتہ ممالک کی بات کروں، امریکہ وغیرہ، تو وہ اس وقت بوم کی کنڈیشن پہ ہے،
ये जी अरूज भी हम इसको कह सकते हैं जी, आप बंदा बड़ा अरूज पे है। लेकिन आपको पता है जी हर अरूज को एक ज़वाल का शिकार होना पड़ता है, ये रवायत भी है और ऐसा होता भी है। तो जी जब आपकी मार्केट मंदी की तरफ जा रही होती है, बुरे हालात चल रहे होते हैं, शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है जी आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम होने लग जाती है, तो फिर आप रिसेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब मुल्क के अंदर से तरक्की से तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा होता है, हम उसे रिसेशन कह देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, ये एम लिखा हुआ है जी, ये डबल निशान पड़ गया मुझसे, स्लम कहते हैं इसे। जब मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क हो जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाती है, फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम स्लम कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट दोबारा से रिकवरी की तरफ जाती है और यहाँ पर दोबारा से बूम आ जाता है। ये जी हमारे पास एक बिज़नेस साइकिल है, ये ट्रेड का साइकिल है, इकॉनमी का साइकिल है, जो कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा था। नॉर्मली सर्कल जो है वो 25 से 30 साल के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो ये कह रहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ मोर इन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है कब? आपको पता है डिप्रेशन के अंदर और रिसेशन के अंदर। यहाँ पे तरक्की हो रही होती है, डिप्रेशन के अंदर बेड़ा गर्क होता है, स्लम्प आ जाता है, स्लम्प का दूसरा नाम डिप्रेशन भी है। बूम के अंदर आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, वो कह रहा है रिकवरी जब इकानमी ठीक हो रही होती है और जब बूम की कंडीशन में होनी है, दोनों सूरतों के अंदर मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर रिकवरी और बूम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं जी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट क्या है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। मनी मार्केट के साथ एक कंसेप्ट याद किया जाता है, समझा जाता है, उसे हम कहते हैं जी कैपिटल मार्केट। आपको इन दोनों को समझना पड़ेगा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट क्या होता है। नहीं जी, अब हम मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट ये दोनों को देखने लगे हैं डिटेल में। मनी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो जहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट्स को डील किया जाता है। यानी कि इसके अंदर अगर हम डिफरेंसेस देखें तो सबसे पहले आएगा जी शॉर्ट टर्म डेट्स। इसके अंदर शॉर्ट टर्म डेट्स या इसको मीडियम टर्म डेट्स भी कह सकते हैं, वो सिर्फ डील किए जाते हैं। कैपिटल मार्केट जो है इसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म डेट्स को डील किया जाता है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म डेट का जो दुरानिया होगा वो होगा जी लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम। आप इसके ये भी कह सकते हैं कि फॉर ओनली 1 ईयर, जबकि ये होता है जी मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो हम डिफरेंस कर सकते हैं वो डिफरेंस हो सकता है कि मनी मार्केट किस लिए इस्तेमाल होती है। ये वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल को हासिल करने के लिए होती है। वर्किंग कैपिटल अब क्या होता है जी, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस के डेली ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको कुछ पैसे पास चाहिए होते हैं, नगद हार्ड फॉर्म में पैसे, उनको हम वर्किंग कैपिटल मनी कहते हैं। अगर किसी को वर्किंग कैपिटल मनी है तो वो चाहिए तो वो मनी मार्केट से रब्ता करता है, यानी कि शॉर्ट टर्म कोई डेट ले लेता है, कोई लोन ले लेता है किसी कंपनी से। ठीक है, जबकि इसके बरक्स ये जो सी कंपनी होती है ये वर्किंग कैपिटल के लिए इनको फंड नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कोई न्यू एक्सपेंशन करने के लिए, अपने यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप ये करते हैं, न्यू एक्सपेंड करते हैं। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने कोई न्यू फिक्स एसेट परचेज करना है तो उसके लिए भी अगर आप डेट हासिल कर लेते हैं मार्केट में तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर आपका आता है। तीसरे नंबर पे जो हम इसका डिफरेंस कर सकते हैं
وہ ڈفرینس ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے انسٹرومنٹ اور آلات یوز ہوتے ہیں منی مارکیٹ میں. منی مارکیٹ کے اندر آپ کے ٹی بلز استعمال ہوتے ہیں. ٹی بلز کو ہم کہتے ہیں جی ٹریجری بلز. اس کے اندر آپ کے کمرشل جو پیپر ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں پرومس ہوتا ہے, یا اسے ہم سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ بھی کہتے ہیں. سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ, یہاں پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں میں ابھی ان کی وضاحت بھی کرتا ہوں. یہ ٹریجری بلز کیا ہیں, کمرشل بلز کیا ہیں, پرومس کیا ہے, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ کیا ہے. ٹریجری بلز کہتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک یہ پرومس کرتا ہے لوگوں سے کہ ایک پیپر پہ لکھ کے دیتا ہے آپ مجھے اتنے پیسے دے دو اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو کوئی سود وغیرہ دوں گا, تو یہ ٹریجری بلز ہیں. کمرشل پیپر کیا ہے, سیم سینٹرل بینک والا کام جو کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. کمرشل بینک کیا کرتے ہیں, یہ بغیر اسٹیٹ بینک کو انوالو کیے خود, جیسے کہ ایم سی بی بینک کوئی پیپر ایشو کر دیتا ہے تو وہ اس کو کمرشل پیپر کہتے ہیں. اس کا کام بھی سیم ٹریجری بلز والا ہوتا ہے, لوگوں سے پیسے لے لو اور ان کو تھوڑا سا منافع دینا. اب آپ سوچیں گے کمپنیز اور جو ملک ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے, ملک کا اسٹیٹ بینک, ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے, کوئی سڑک بنانی ہوتی ہے, کوئی پل بن رہا ہوتا ہے, تو وہ پیسوں کو وہاں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں. آگے جی سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ. سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ کیا ہے, کہیں پہ آپ نے پیسے رکھوائے ہیں یا کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو اس کا سرٹیفکیٹ ایک پیپر کے اوپر لکھ کے دیتے ہیں جی آپ نے یہاں پہ پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں. نیکسٹ یہاں پہ جو یوز ہوتے ہیں انسٹرومنٹس کس میں, کیپٹل مارکیٹ کے اندر. اس کے اندر پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے سٹاک, پھر ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں جی بانڈز, تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے جی ڈیریویٹیوز. اب ڈیریویٹیوز جو ہے وہ فل فلیج کنسیپٹ ہے, چیپٹرز ہیں اس کے اوپر باقاعدہ. فائنینس کی آپ میں جب میری ویڈیوز دیکھیں گے پلے لسٹ میں جا کے, وہاں پہ آپ کو ڈیریویٹیوز ڈیٹیل میں مل جائے گا. اب ڈیریویٹیوز میں اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس میں آپ کے پاس فیوچر کانٹریکٹس آتے ہیں, اس کے اندر آپ کے پاس فارورڈ کانٹریکٹس آتے ہیں, کال آپشن آتا ہے آپ کے پاس, پٹ آپشن آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر اس کے متعلق کوئی ڈیٹیل جاننی ہے, سیکھنی ہے, تو آپ میری ویڈیو کو چینل کے مزید ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. آگے یہاں پر لاسٹ اس کا جو ہم ڈیفرنس کریں گے تاکہ آپ کو کیپٹل مارکیٹ اور منی مارکیٹ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے, وہ آپشن نمبر 4 ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے جی اس کے اوپر جو آر او آئی ہے اس کا آر او آئی لیس ہوتا ہے. کیوں, کیونکہ اس کے اندر آپ کا رسک بھی لیس ہوتا ہے. اب آر او آئی کا کیا مطلب ہے, آر او آئی کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ, یعنی کہ آپ جب پیسہ لگائیں گے آپ کو جو ریٹرن آئے گا وہ اس کیس کے اندر جو ہم کے پاس منی مارکیٹ ہے اس میں کم آئے گا. کیوں, اس کے اندر ڈیوریشن کم ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے جی جب ڈیوریشن کم ہوتی ہے تو آپ کا رسک کم ہوتا ہے, انسرٹینٹی کم ہوتی ہے. تو آپ نے رول پڑھا ہوا ہے جب آپ کا رسک لیس ہوگا آپ کا ریٹرن بھی لیس ہوگا. جبکہ اس کے برعکس یہاں پہ ڈفرینٹ ہے, یہاں پر آپ کی آر او آئی جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے. کیوں, کیونکہ اس کیس کے اندر آپ کا رسک جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے, یعنی کہ ہائی رسک ہائی ریٹرن آپ کو. نہیں جی یہ آپ کے پاس ساری میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا واٹ از دا ڈفرینس بٹوین منی مارکیٹ اینڈ کیپٹل مارکیٹ. نہیں جی ہم ایم سی کیوز کر رہے تھے کہ انسٹرومنٹس آف منی مارکیٹ, ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا, پرائز بانڈ, شیئرز یا بل, بی ای اینڈ پی این اور آل. ٹھیک ہے, اس کا کریکٹ آپشن ہے سی نمبر. سی نمبر کیوں ہے اس کا, بل ریسیویبلز ہیں یہ اور یہ بل پیبلز ہیں, ان کے نا امریکن کے اندر یہ نام لکھے ہوئے ہیں. آگے ویڈیو آگے جو ایم سی کیوز ہیں اس میں ڈیٹیل میں ہی چیز آئے گی, پی این کیا ہے, بی ای کیا ہے, تو آپ وہ دیکھ لیجیے گا. 9 نمبر پہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے جی وچ مارکیٹ از
मेजरली डिपेंड ऑन कमर्शियल बैंक्स। कौन सी मार्केट कमर्शियल बैंक पे डिपेंड होती है? अभी हमने देखा था पीछे अपनी वीडियो में, मनी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। मनी मार्केट इसका करेक्ट ऑप्शन है, कैपिटल मार्केट है, बोथ है या नन ऑफ दीज है? इसका ऑप्शन है जी, हमें पहले से पता चल गया था जी, मनी मार्केट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे लिखा जी लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आर। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? पैसे को क्रिएट करना, यानी कि क्रेडिट मनी को जनरेट करना। अब कंपनीज किस तरह से अपने डिपॉजिट में, जो स्पेशली बैंक्स हैं, कितने लोगों को कितने रुपए का कर्ज दे सकती है, इसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। उसकी लिमिटेशन क्या है? मज़हब की बेस पे देते हैं, सिक्योरिटीज़ की बेस पे देते हैं, डिपॉजिट की शॉर्टेज की वजह से, या इसमें ये सारे एलिमेंट शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। अब ऑल इसका करेक्ट आंसर क्यों है? लिमिटेशन क्या है? देखिए, बाज़ दफ़ा आप किसी मज़हब की वजह से मुल्क में क्रेडिट नहीं दे सकते, जैसे कि पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे सूद को हराम समझा जाता है, ठीक है। तो लोग क्रेडिट क्रिएशन की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि सूद के ऊपर कर्जा नहीं लेंगे। अगर जिस मुल्क में सिक्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, लोग वहाँ पे पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो आप क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। अगर मुल्क के अंदर लोग बहुत कम पैसे बैंक्स में रखवाते हैं, तो उनके पास डिपॉजिट की कमी होगी। इस सूरत हाल के अंदर भी क्रेडिट क्रिएट आप नहीं कर सकेंगे। क्रेडिट तभी आप क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास रिजर्व में पैसे पड़े हों, ठीक है जी। ये वीडियो भी कंटिन्यू है, हमने ये सारी की सारी बुक एक एक MCQs को वजाहत के साथ आपको सिखाना है। अगर आपको ये बुक भी चाहिए तो आप को पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी के साथ मैं पहुंचा भी दूंगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे वीडियो कंटिन्यू है, अगले इसके जो है MCQs नंबर 11, और एक एक चीज़ मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूँगा, उसमें हम देखते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।